वेलकम बैक। आज का टॉपिक है क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि हमारे पास जो भी सॉलिड है मीन्स एवरी सॉलिड इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोई भी सॉलिड है जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का बना हुआ है। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर आपका मॉलिक्यूल हो सकता है। लेकिन अभी हमको ये देखना है कि जो क्लोज पैच स्ट्रक्चर है इसको हम कैसे समझेंगे। मीन्स एवरी सॉलिड इज मेड अप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड एवरी सॉलिड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ड्यू टू दिस रीजन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड inside the solid. So tightly packed type of structure in the solid is called close pack structure। मतलब आपको ये पता है कि जितने भी सॉलिड हैं सारे के सारे जो सॉलिड हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने हैं। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ये सॉलिड के अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। बिल्कुल उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और इस टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने अगल बगल, अपने जो नेबरिंग एटम है, नेबरिंग आयन है, मतलब अपने अगल बगल दूसरे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के डायरेक्ट कनेक्टेड में है उसका जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इज डायरेक्टली अटैच विद द अनदर हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कोई भी किसी भी सॉलिड, क्योंकि आपको पता है सॉलिड किसका बना हुआ है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपने अगल बगल दूसरे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के डायरेक्ट संपर्क में है, डायरेक्ट अटैचमेंट में है, उसकी जो संख्या होती है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए आपको ये पता हो चुका होगा कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1D, यानी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन यानी कि 1D। ठीक है। अब 1D का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। आप जितने भी चीजें देखते हैं सबके सब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमें अभी पहले 1D में देखना है, उसके बाद फिर 2D में देखना है, फिर उसके बाद हमको 3D में समझना है कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले 1D की बात करें तो आपको हम यहाँ बना रहे हैं कि ये जो आपका है, मान लीजिए कि ये आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जो स्फीयर है वो क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो ये आपका हो गया 1D हो गया। या फिर अगर आप ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। अगर आप वाई एक्सिस में जाते हैं तो भी आपको इस तरह 1D ही बनाना है। अगर आप वाई एक्सिस में जाते हैं तो भी आपको 1D ही बनाना है। मतलब या तो आप एक्स एक्सिस में जाओ और या फिर आप वाई एक्सिस में जाओ, किसी भी कंडीशन में जाओ। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो 1D ही देखना है आपको, 2D नहीं देखना है। तो 1D में अगर आप देखते हैं तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, मान लीजिए हो गया। अब आपको देखना क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको क्या बताया? जैसे सपोज दैट ये जो एटम है इसके अगल बगल दूसरे कितने एटम हैं? आप देख पा रहे हैं कि इस एटम के अगल बगल कितने एटम हैं? 2 एटम है। इसका मतलब क्या है कि 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 2। ध्यान से आप समझिएगा कि हमने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डायरेक्टली अटैच विद द अनदर हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो दूसरे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे संपर्क में है, सीधे अटैचमेंट में है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर आप एक्स एक्सिस में जाते हैं, इसके पास जाते हैं तो भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 2। इसके पास जाते हैं तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 2 मिलेगा। आप किनारे वाले के पास मत जाइएगा। ठीक है। तो बीच में जितने भी आप, जैसे इसके पास अगर आप जाते हैं तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलता है, इसके पास जाते हैं तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मिलता है। मतलब आप इतना कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम एक गेंद मान लें तो गेंद का एक आपको लेयर बनाना है। मतलब 1 बाई 1 करके एक लेयर बनाना है। उसके बाद आपको देखना है कि वो गेंद, कोई बीच वाला गेंद जो है वो दूसरे कितने
गेंदों के साथ में डायरेक्ट अटैचमेंट में है, उसकी जो संख्या होती है वही होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या सीधा सा हो गया कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो वन डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 2 आता है। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। आइए देखते हैं आइए देखते हैं यहाँ पे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D, यानी कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपको किस में देखना है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखना है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सपोज दैट ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस का यानी कि लेयर नंबर 1, जो लेयर नंबर 1 है और लेयर नंबर 2 है, लेयर नंबर 3 है, लेयर नंबर 4 है, ये सारे के सारे जो लेयर हैं वो एक जैसा ही अरेंजमेंट है। मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, ये जो भी अरेंजमेंट है ये सबका अरेंजमेंट क्या है, इक्वल है, समान है। इसमें कोई भी अरेंजमेंट में चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आप मान लेते हैं कि फर्स्ट लेयर को ए मानते हैं तो सेकेंड लेयर का जो स्ट्रक्चर है, सेकेंड लेयर का स्ट्रक्चर वो फर्स्ट लेयर के स्ट्रक्चर के समान है, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, ए मानेंगे। दूसरा जो आपका थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर का स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंड लेयर के स्ट्रक्चर से समान है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और जो फोर्थ लेयर है वो आपका सेम है, मतलब सभी लेयर एक दूसरे के समान है, इसलिए अगर आपने पहले लेयर को ए माना है तो दूसरे को भी ए मानना है, तीसरे को भी ए मानना है और चौथे को भी ए मानना है। ठीक है, अब इस प्रकार क्या हो गया कि ये जो टाइप हुआ 2 डायमेंशनल में जो टाइप हो गया वो हो गया ए टाइप, यानी कि ए प्रकार का। ए प्रकार कैसे समझेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत सारे गेंदे रख दिया, एक्स एक्सिस में भी रख दिया और वाई एक्सिस में रख दिया, लेकिन ध्यान रखना है कि उनका जो अरेंजमेंट है, उनकी जो संरचना है, उनकी जो व्यवस्था है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपका पहला जो लेयर है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जो पहला लेयर है उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं सभी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, जो भी जितना भी लाइन बनाएंगे सभी के सभी लाइन एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो और उनकी संरचना क्या हो, समान हो। अगर समान संरचना है तो अगर आपने फर्स्ट लेयर को ए माना है तो सेकंड लेयर भी ए होगा, थर्ड लेयर भी ए होगा और फोर्थ लेयर भी ए होगा। तो ये 2D में कौन से टाइप का हो जाएगा, ए टाइप का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो ये डायरेक्ट कितने एटम से अटैच है, एटम मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब इस प्रकार आप देख पा रहे हैं तो इन चारों के जो सेंटर हैं, जो आपके चारों के सेंटर हैं, उन चारों सेंटर को क्या मिलाना है, आपको मिला देना है। तो इस प्रकार आपको क्या दिख रहा है कि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं SCP। SCP मतलब ये हो जाएगा आपका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, अब इसमें 2D में हम अभी 2D की बात कर रहे हैं, अभी इसी को बाद में हम 3D में देखेंगे। तो 2D में ये जो स्ट्रक्चर हुआ वो ए टाइप हो गया। अब उसके बाद में एक जो आपका एटम है, जैसे मान लीजिए ए एटम है, तो ये एटम डायरेक्टली कितने एटम से अटैच है, 4 एटम से अटैच है। जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया 1, 2, 3 और 4। ये जो 4 के चारों एटम हैं, इनके चारों एटम के सेंटर को क्या करना है, आपको मिलाना है। जैसे आप चारों एटम के सेंटर को मिलाते हैं तो आपको एक रेगुलर स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा। अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, SCP बोलते हैं, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसमें आपको ये देखना है कि 2D में ए टाइप में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि आपको दिख पा रहा है कि एक एटम इसके अगल बगल कितने एटम के साथ अटैच है, 4 एटम के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2D में 2 टाइप की आपको संरचना मिलेगी, एक ए टाइप की और दूसरा AB टाइप की। AB टाइप की संरचना मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले आप इसको समझ जाइए। 2D में ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और इन कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है उनके सेंटर को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलता है, यानी कि एक आपका स्क्वायर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और शॉर्ट में बोलते हैं SCP। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी
टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर को जहां पे है वहीं पे रखेंगे, सेकंड लेयर को स्लाइटली डेविएट करेंगे, मतलब जो फर्स्ट लेयर है वो फर्स्ट लेयर अपने प्लेस पे रहेगा, लेकिन जो सेकंड लेयर है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ हम खिसका देंगे। जब हम आगे की तरफ खिसकाएंगे तो इसकी जो संरचना यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, और इसका जो पैकिंग कैपेसिटी यानी कि पैकिंग क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं टू डायमेंशनल में एक दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसको हम देखते हैं। चलिए अब आप देखिए इसको जरा सा आप देखिए, मान लीजिए ये कौन सा एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में आप देख पा रहे हैं कि जो ये लेयर है, इस लेयर को हमने जहां पे रखा था वैसे रखा था, तो फर्स्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे, ए लेयर बोलेंगे। लेकिन जो सेकंड लेयर है उसको हमने हल्का सा आगे की तरफ खिसका दिया है, मतलब स्लाइटली डेविएट कर दिया है। फर्स्ट लेयर को जहां पे था वैसे रखा है, जो सेकंड लेयर है उसको स्लाइटली आगे की तरफ हमने क्या कर दिया है, डेविएट कर दिया, यानी आगे की तरफ थोड़ा सा खिसका दिया है। उसके बाद थर्ड लेयर को वापस उसी के प्लेस पे रखा है, फिर वापस फोर्थ लेयर को हमने क्या कर दिया, आगे की तरफ डेविएट कर दिया, आगे की तरफ खिसका दिया। तो अब आप यहां देखिए कि अगर फर्स्ट लेयर, क्या फर्स्ट लेयर के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नीचे सेकंड लेयर का एटम है, नहीं है, यानी कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ये सारे के सारे लेयर का जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे सब एक दूसरे के ऊपर थे, और एक दूसरे के ऊपर होने की वजह से हमने फर्स्ट लेयर को ए मान लिया है, तो दूसरा जो लेयर है वो भी ए है, तीसरा लेयर ए है, चौथा लेयर ए है। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट लेयर को अगर हमने ए माना है तो जो सेकंड लेयर का अरेंजमेंट है, जो सेकंड लेयर का अरेंजमेंट है वो फर्स्ट लेयर के समान नहीं है, फर्स्ट लेयर के इक्वल नहीं है, इसलिए हम सेकंड लेयर को ए नहीं कह सकते। अब हम सेकंड लेयर को क्या कहेंगे, अब सेकंड लेयर को हम कहेंगे बी। अब वापस आप थर्ड लेयर को देखिए, जब आप थर्ड लेयर को देखते हैं तो क्या होता है कि जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के साथ सिमिलर है। आप देखिए इसके नीचे आपको दिख पा रहा है, तो ये जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर है, इसलिए हम इसको वापस क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। अब उसके बाद में आपको सेकंड और फोर्थ के स्ट्रक्चर को देखना है, तो सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर के जो एटम है सब एक दूसरे के नीचे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड लेयर है और फोर्थ लेयर है वो समान है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। फिर वापस ये जो फर्स्ट लेयर है वो आप देख पा रहे हैं इक्वल है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए। यानी कि अगर ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते, एक दूसरे का अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर होता, एक ही टाइप का अरेंजमेंट होता, तो ये ए टाइप होता है, लेकिन ये आपका ए टाइप का है। लेकिन यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आपके कि यहाँ पर जो एटम और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो थोड़ी से खिसके हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर वो सिमिलर नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट लेयर को ए माना है तो सेकंड लेयर को बी मान रहे हैं। जब हम थर्ड लेयर को देखते हैं तो थर्ड लेयर की जो सिमिलरिटी है वो फर्स्ट लेयर के समान है, इसलिए हमने थर्ड लेयर को वापस ए किया, फिर फोर्थ लेयर को बी किया, फिर आपका ए आ गया। तो ये जो संरचना हो गई ये हो गया आपका टू डायमेंशनल में ए बी टाइप स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका टू डायमेंशनल में ए बी टाइप स्ट्रक्चर। उसके बाद अब आपको देखना है, अब आप देखिए जैसे ये एटम है, ये एटम अपने अगल बगल, ये एटम अपने अगल बगल कितने दूसरे एटम के साथ में डायरेक्ट अटैच है, तो अगर आप देखेंगे तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। मतलब ये एटम जो हमने क्रॉस लगाया है, ये एटम अपने अगल बगल कितने एटम के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, 6 एटम के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इनके सेंटर को एक दूसरे के साथ हम मिला देते हैं। जब इनके सेंटर को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो आपको एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी एटम के पास जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम इस एटम के पास जाते हैं, इस एटम के पास जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार किसी भी एटम के पास जाते हैं तो वो अपने अगल बगल कितने एटम के साथ में डायरेक्ट अटैच में है, 6 एटम के साथ डायरेक्ट अटैच में है। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके बीच में आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक। तो ये आपका हो गया
क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2D, जिसमें से पहला AAA टाइप जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इन चारों कोऑर्डिनेशन नंबर के सेंटर को मिलाते हैं तो हमें एक स्क्वायर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस स्क्वायर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक। जब हम फर्स्ट लेयर को अपने जगह पे रखते हैं, दूसरे लेयर को स्लाइटली डेविएट कर देते हैं, तो स्लाइटली जब डेविएट करते हैं यानी थोड़े से खिसका देते हैं, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर सिमिलर नहीं है, इसलिए फर्स्ट लेयर को हम ए मानते हैं, तो सेकंड लेयर को हम ए नहीं मानेंगे बल्कि क्या मान लेंगे, हम बी मानेंगे। फिर हम वापस थर्ड लेयर देखते हैं तो थर्ड लेयर ए लेयर फर्स्ट लेयर के समान है, फिर वापस ए हो गया, फिर उसके बाद में बी लेयर हो गया, इस तरह आपका वापस ए हो गया। तो ये जो टाइप हो गया आपका 2 डायमेंशनल में ए बी टाइप स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें एक एटम अपने अगल बगल 6 एटम के साथ में डायरेक्ट अटैच है, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। इन 6 एटम के न्यूक्लियस को जब हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की वजह से हम इसको कहते हैं HCP, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसके बीच में जो वैकेंट स्पेस है, ये आपका वैकेंट स्पेस तो रहेगा ही रहेगा। आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, वैकेंट स्पेस है, ये भी आपका क्या है, वैकेंट स्पेस है। क्लियर। अब ये सभी आपके बैकेंट स्पेस है, और वो बैकेंट स्पेस आपको सॉलिड में रहता ही रहता है। अभी थोड़ी देर के बाद हम उसकी बात करेंगे। क्लोज पैकिंग इफिशियंसी ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की जो क्लोज पैकिंग का इफिशियंसी है उसको हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर को हमें 3 डायमेंशनल में देखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब देखिए, क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल। क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन, अभी आपने जो देखा वो 2 डायमेंशन में देखा था, इसको भी आपने देखा था 2 डायमेंशन में। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो बोर्ड है उस पे आपको 3 डायमेंशनल शो कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप अपने ब्रेन में इमेज बनाइए। अब इमेज बनाएंगे तो आपको करना क्या है कि 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को आपको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में देखना है। तो 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर को जब आप 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, ये सारे के सारे एटम जेड एक्सिस पे आएंगे, यानी एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, अब आपका आएगा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस आएगा तो आपको सभी एटम का जो अरेंजमेंट है वो सब इक्वल रखना है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर पूरा का पूरा लेयर आप आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसके ऊपर भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसके ऊपर भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, और इसके ऊपर भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो होता क्या है कि एक्स एक्सिस में जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर का संरचना यानी जो अरेंजमेंट है, वाई एक्सिस में जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट किस में आ जाएगा, जेड एक्सिस में आ जाएगा। यानी इसी के ऊपर आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करना है। आप एक इमेजिनरी फिगर अपने ब्रेन में बनाइए तो आपको ऑटोमेटिक इसको पता चल जाएगा कि ए टाइप को हम 3D में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए टाइप में 3D में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा 2D में तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन अब हम 3D में अगर देखते हैं तो 3D में क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम हैं, ये सारे के सारे एटम जेड एक्सिस पे बिल्कुल इसके ऊपर अरेंज होंगे। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जितने एटम हैं सब एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 डायमेंशनल में ए टाइप स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाएगा आपका ए टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 3D में क्या होगा। देखिए, ये जो एटम आप देख पा रहे हैं, इस एटम के चारों तरफ तो आपको देख पा रहे हैं दिस एटम आर अटैच विद अनदर 4 इन 1 लेयर, यानी 2D में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4 था। लेकिन जब आप 3D में देखेंगे तो इस एटम के ऊपर एक एटम आएगा, इस एटम के ऊपर एक एटम आएगा और इस एटम के एक नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी आपको ऐसा समझना है कि ए टाइप में SCP में ए टाइप में SCP में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अगर आप देखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि इसके अगल बगल 4 एटम तो ऑलरेडी हैं, 5वां एटम इसके ऊपर आएगा और 6ठा एटम इसके नीचे आएगा, यानी कि 3 डायमेंशनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आइए जरा हम इसकी बात करते हैं। आप यहां देखिए, यहां पे क्या देख पा रहे हैं आप कि
एससीपी यानी 2 डायमेंशनल में एबी टाइप स्ट्रक्चर है, तो 2 डायमेंशनल में एबी टाइप स्ट्रक्चर है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, और इसका हो जाएगा एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, अब हमको ध्यान क्या रखना है कि ए को ए के ऊपर अरेंज करना है, बी को बी के ऊपर अरेंज करना है, सी को फिर वापस, यानी जैसे आप, यानी कि ए बी टाइप में जो अरेंजमेंट है, जेड एक्सिस का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल 2D के अरेंजमेंट के जैसा होना चाहिए। यानी कि ए बी टाइप का अरेंजमेंट का जो थर्ड लेयर है जो जेड एक्सिस में जाएगा वो ए वाला लेयर ए पे रखना है, बी वाला लेयर बी पे रखना है, फिर वापस ए वाला लेयर ए पे रखना है, फिर बी वाला लेयर बी पे रखना है। इस प्रकार इसके ऊपर लेयर आना चाहिए, बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए। अब जरा सा देखिए, अब इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल में लें तो 3 डायमेंशनल में ए बी टाइप की बात करें हम, तो ए बी टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, यानी एससीपी को 3 डायमेंशन में लेने की अगर आप कोशिश करते हैं तो ए बी टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 8 आता है। अब कैसे आता है उसको देखिए, ये एटम अपने अगल बगल कितने के साथ कंबाइंड है, 6 एटम के साथ में कंबाइंड है। अब उसके बाद में जब आप इसको बी को अरेंज करोगे तो इसके ऊपर भी एक एटम आएगा और इसके नीचे भी एक एटम आएगा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 6 एटम इन ए 2D, और जब थर्ड लेयर आप लेंगे तो एक इसके ऊपर भी एटम आएगा और एक इसके नीचे एटम आएगा। इसका मतलब एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके ऊपर आएगा, एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके नीचे आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अगल बगल है और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। अगर मान लेते हैं आप इसके पास जाते हो तो भी अगर आप देखोगे तो इसके पास भी 6 एटम है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एटम है, और इसके ऊपर एक अरेंज करेंगे और एक इसके नीचे अरेंज करेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एचसीपी में 3 डायमेंशनल में ए बी टाइप में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए एससीपी में हमने आपको बता दिया कि एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशनल में 6 होगा, स्ट्रक्चर होगा ए टाइप। दूसरा एचसीपी में अगर आप जाते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो ए बी टाइप हो जाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि एक और कंडीशन आता है जो 3 डायमेंशनल में एबीसी टाइप बनता है, यानी कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर ए, सेकंड लेयर बी और थर्ड लेयर तीनों एक दूसरे के साथ में कोई भी सिमिलरिटी नहीं रखते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ स्लाइटली डेविएटेड फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनता है। तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या क्लोजेस्ट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि सीसीपी। ठीक है, तो अभी हम लोग सीसीपी के बारे में बात करेंगे। उसी सीसीपी में आपको 2 वायर्ड मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल वायर्ड मिलेगा और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिलेगा। अभी आप देखिए यहाँ पर ए टाइप में कोई वायर्ड आपको नहीं मिला, ए बी टाइप में भी 3 डायमेंशन में कोई वायर्ड नहीं मिला, लेकिन जब आप इसी को एबीसी टाइप में देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको, इसमें भी वायर्ड नहीं मिला, इसमें वायर्ड नहीं मिला, लेकिन एबीसी टाइप में जब आप स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे तो आपको उसमें 2 टाइप के वायर्ड्स मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल वायर्ड्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ठीक है, देखिए मैंने आपको ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, जिसमें से मैंने फर्स्ट लेयर को ए मान लिया है। आप देख पा रहे हैं कि जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, सेकेंड लेयर को बी मानेंगे। अब जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के सिमिलर है, इसको वापस हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। फिर जो फोर्थ लेयर है वो सेकंड लेयर के सिमिलर है, तो ये हो जाएगा आपका बी, फिर देन हो जाएगा ए। अभी ये तो आपने देखा ही था ए बी टाइप का स्ट्रक्चर। अब इस ए बी टाइप स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि 2 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, लेकिन अभी हम आपको अरेंजमेंट बता रहे हैं ए बी सी टाइप। अब ए बी सी टाइप के लिए आप ध्यान से देखिए, ए बी तो हो गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसके ऊपर अरेंज कर दिया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसके ऊपर हमने अरेंज कर दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि कौन सा हो जाएगा, 3 डायमेंशनल ए बी टाइप। लेकिन हम ए बी और सी का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होगा। अब आप देखिए,
हम यहाँ पे C अरेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा कलरफुल चौक लिया है ताकि आपको पता चले कि जो A लेयर है वो व्हाइट कलर से है, ठीक है, जो B लेयर है वो येलो कलर से है, और जो C लेयर है वो आपका है रेड कलर से, ठीक। आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है, ये आपका हो गया C लेयर। अब C लेयर में आपको मिलेंगे टेट्राहेड्रल वायर्ड और साथ मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, टेट्राहेड्रल वायर्ड और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, और इसमें जो इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। आप देखिए ये जो रेड कलर है ना तो वो A के साथ मिल रहा है ना तो वो B के साथ मिल रहा है, इसलिए ये रेड जो कलर है उसको हम क्या लिखेंगे, C लेयर लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम C लेयर को अरेंज करते जा रहे हैं, C लेयर को अरेंज करते जा रहे हैं। अब ये जो C लेयर को अरेंज कर रहे हैं हम ये इस तरह C लेयर को अरेंज करना है हमको। ये C लेयर को अरेंज कर रहे हैं हम। उसके बाद में फिर इस तरह ये C लेयर का अरेंजमेंट है, थोड़ा सा आपको इमेज बनाना है अपने ब्रेन में कि ये C लेयर का अरेंजमेंट ऐसे है। ठीक, सभी एक दूसरे के साथ डेविएटेड फॉर्म में होंगे। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे हम वापस लाएंगे ये C लेयर का अरेंजमेंट है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे हम। इसी में आपको दिखेगा टेट्राहेड्रल वायर्ड और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ठीक, ये जो रेड कलर से हमने बनाया है वो कौन सा लेयर है, C लेयर है। अब ध्यान से आप देखिए, जहां पे आपको 6 स्पेयर नजर आ रहे हो, 6 स्पेयर नजर आ रहे हो साथ में, उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, और जहां पे 4 स्पेयर नजर आ रहे हैं उसे हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वायर्ड। जैसे मान लीजिए ये आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है आपका टेट्राहेड्रल वायर्ड। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कितने एटम दिख रहा है, यहाँ पे आपको एटम दिख रहा है 6, 1 2 3 नीचे और 3 ऊपर दिख रहे हैं। तो इसको जरा हम बाहर निकालते हैं। जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, ये इस तरह आपको 3 लेयर मिल गया और एक ऊपर लेयर मिल गया, ठीक। अब इन सभी के सेंटर को आपको मिलाना है। एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देयर सेंटर आर इंटरकनेक्टेड। आप सभी के सेंटर को मिला दीजिए। जब आप सभी के सेंटर को मिलाते हैं तो आपको एक रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल वायर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वायर्ड्स। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वायर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वायर्ड है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल वायर्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, टेट्राहेड्रल वायर्ड दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये भी टेट्राहेड्रल वायर्ड है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वायर्ड है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वायर्ड है। जहाँ पे हम डॉट दे रहे हैं रेड, यानी आपका जो रेड चौक से हम जो डॉट दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेशली क्या है, टेट्राहेड्रल वायर्ड है, आप देख पा रहे होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्ड के लिए हम यहाँ पे देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है, यहाँ पर भी क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड हो गया, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वायर्ड है और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वायर्ड होगा, ठीक है। फिर वापस देखिए ये कौन सा वायर्ड है, टेट्राहेड्रल वायर्ड है। तो जहाँ पे हम रेड कलर दे रहे हैं वो टेट्राहेड्रल वायर्ड हो गया, ये टेट्राहेड्रल वायर्ड हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल वायर्ड, ये भी टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा, सभी ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वायर्ड। दिख रहा पा रहा है आपको। अब यहाँ पे आप देखते जाइए, ये सारे के सारे कौन से वायर्ड हो गए, टेट्राहेड्रल वायर्ड्स हो गए,
ठीक। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स में आपको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, फिर इस तरह आपको ऑक्टाहेड्रल वायर्ड आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी मतलब ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में कम से कम 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ऊपर के 3 एटम, ये हो गए ऊपर के 3 एटम हो गए मान लीजिए, और अब इसके नीचे के 3 एटम को हम बना देते हैं। ये आपके नीचे के 3 एटम हो गए, ये नीचे के 3 एटम हो गए, ये स्लाइटली क्या है, डेविएटेड फॉर्म है, देख पर। तो ये जो वायर्ड है ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो नीचे के 3 एटम हैं उनके सेंटर को मिला देते हैं, नीचे के तीनों एटम के सेंटर को मिला दिया, ऊपर के 3 एटम को सेंटर को मिला दिया हमने, ऊपर के 3 एटम के सेंटर को मिला दिया, ठीक। अब उसके बाद में इन सभी को एक दूसरे के साथ आपको मिलाना है, तो इस तरह आपको एक ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिलेगा। इसको अगर हम बाहर निकाल के देखें तो ऊपर आपको ट्राइंगल इस तरह, एक ट्राइंगल ऐसा मिलेगा, एक ट्राइंगल ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल मिल गए हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे ट्राइंगल के कॉर्नर को आप मिला दीजिए, तो ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स। एक बात ध्यान रखिए, टेट्राहेड्रल वायर्ड और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स जो होते हैं वो उनकी जो संख्या होती है, उनके जो नंबर होते हैं हाफ होते हैं। जैसे टेट्राहेड्रल वायर्ड 2 टाइम्स देन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, वो कैसे हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने टेट्राहेड्रल वायर्ड बनाया, यहाँ पे आपने टेट्राहेड्रल वायर्ड बनाया, चलो एक टेट्राहेड्रल वायर्ड हो गया, दूसरा भी हमने बना दिया टेट्राहेड्रल वायर्ड, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल वायर्ड है। अब क्या करना है हमको, इसको उठा करके इसके ऊपर अरेंज करना है। जब इसको उठा कर हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बन जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वायर्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, टेट्राहेड्रल वायर्ड हो गया। लेकिन जब इसको उठा करके इसके ऊपर स्लाइटली डेविएट करके, यानी कि थोड़ा सा खिसका करके अरेंज करेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपका दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल मिलता है, यानी ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल वायर्ड हैं, और जब आप इन सभी को मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड मिल जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड इज इक्वल टू 1 ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड और एक ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, ये रिलेशन होता है टेट्राहेड्रल वायर्ड और ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहां पर सपोज दैट आपके पास में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू n है। सपोज दैट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू n है, देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इज इक्वल टू n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड इज इक्वल टू 2n। इसको आप याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर टेट्राहेड्रल वायर्ड 2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड उसका हाफ हो जाएगा, या फिर ऑक्टाहेड्रल वायर्ड 1 है तो उसका डबल क्या होगा, टेट्राहेड्रल वायर्ड होगा। और कैसे होगा वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब हमारी बात यहाँ पे अच्छे से इसको जरूर अपने ब्रेन में रखें, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट जो है वो फार्मूला निकालने के लिए आता है। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सॉलिड का फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें ये बहुत सारा हेल्प करता है, जिसमें से आपको मैंने बताया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इफ द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज n, then number of octahedral wired is also n and number of tetrahedral wired is 2n। ओके, अब हमको n कैसे पता चले। n पता चलने के लिए हमने आपको पहले बताया कि अगर आपका सिंपल क्यूब है तो सिंपल क्यूब है तो n इज इक्वल टू होता है 1, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आपका BCC है तो n इज इक्वल टू कितना होता है 2।
और इसके अलावा अगर आपका CCP है या फिर HCP है या फिर FCC है तो n = 4 यानी नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको स्ट्रक्चर दिया होगा तो अगर सिंपल क्यूब है तो n = 1 रखना है, BCC है तो n = 2 रखना है और CCP, HCP, FCC है तो नंबर ऑफ एटम कितने रखने हैं 4 रखने हैं। इसके पहले आप इसका कैलकुलेशन इसके पहले वाले वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। BCC में नंबर ऑफ एटम एक एटम कॉर्नर पे होता है और एक एटम सेंटर पे होता है, इसलिए टोटल एटम BCC में कितने हो जाते हैं 2। FCC में आपको मैंने बताया था कि एक एटम कॉर्नर पे होते हैं और 3 एटम फेस पे होते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ हो जाता है, नंबर ऑफ एटम कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं। एक बात और, ये सबसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। अब जरा सा हमारे जरा ध्यान दीजिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। मतलब ABC टाइप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 2 डायमेंशनल पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ABC टाइप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए हम इस एटम के पास जाते हैं, इस एटम के पास यानी ये जो आपका एटम है नीचे की तरफ जो व्हाइट कलर में एटम है, ये जो व्हाइट कलर एटम है, ये जो व्हाइट कलर एटम है, इस व्हाइट कलर एटम के चारों तरफ 6 एटम आपको नजर आएंगे। अब वो आपको दिखा देते हैं वो 6 एटम कौन कौन से होंगे। ये हो जाएगा आपका 1, फिर ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो गया आपका 3, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 4, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 5 और फिर इसके बाद ये हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो ये जो एटम है इसके अगल बगल कितने एटम हुए, 6 एटम हुए। अब इसके ऊपर 3 एटम है, आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर भी 3 एटम है, ये देखिए इसके ऊपर भी 3 एटम है। ठीक है ना, तो इसके यानी कि जो आपका है व्हाइट वाला पार्ट, यानी कि व्हाइट वाला जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अगल बगल यानी इसके नेबरिंग एटम जितने हैं वो कितने हैं, 6 हैं और इसके ऊपर 3 एटम है और इसके नीचे भी 3 एटम आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 6 स्फीयर अराउंड 2D एंड 3 स्फीयर आगे की तरफ और 3 स्फीयर पीछे की तरफ होगा। टोटल आपका हो जाएगा 3 स्फीयर ऊपर और 3 स्फीयर नीचे, 6 हो गया और 6 उसके लेयर पे हो गए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमने आपको आज क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया है, जिसमें से 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल में तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर आता है। 2 डायमेंशनल में 2 स्ट्रक्चर आते हैं, ए टाइप जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। दूसरा, जब हमने एक लेयर को रोक करके दूसरे लेयर को हमने स्लाइटली डेविएट कराया, थोड़ा सा खिसका दिया, तो वो स्ट्रक्चर हो गया AB टाइप। AB टाइप में 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाते हैं 6। उसी को जब हम 3D में देखते हैं तो A टाइप में जब हम 3D में देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। AB टाइप में जब हम 3 डायमेंशन में देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो आपका है ABC टाइप, और जब हम ABC टाइप ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है। और इसमें 2 वायर्स मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वायर्स एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वायर। टेट्राहेड्रल वायर और ऑक्टाहेड्रल वायर एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। 1 ऑक्टाहेड्रल वायर इज इक्वल टू 2 टेट्राहेड्रल वायर, या फिर 1 टेट्राहेड्रल वायर इज इक्वल टू हाफ ऑक्टाहेड्रल वायर। अब कंपाउंड का अगर आपको फार्मूला फाइंड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल n है तो ऑक्टाहेड्रल वायर भी क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे, और टेट्राहेड्रल वायर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। कुछ बातें आपको और ध्यान रखना है, ये टेट्राहेड्रल वायर में ज़्यादातर स्मॉलर कैटायन अरेंज होते हैं। टेट्राहेड्रल वायर में ज़्यादातर स्मॉलर कैटायन अरेंज होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वायर में ज़्यादातर बिगर कैटायन अरेंज होते हैं, यानी कि जो वायर्स है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो टेट्राहेड्रल वायर में स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्टाहेड्रल वायर में बिगर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके साथ साथ
ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी टू ऑक्यूपाई द ऑल स्पेस ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑफ द टेट्राहेड्रल वायड एंड ऑक्टाहेड्रल आयन। ये जरूरी नहीं है कि जो टेट्राहेड्रल वायड या ऑक्टाहेड्रल वायड आपने लिया है उसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करे, जरूरी नहीं हो। 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, इसके अलावा 1/2 कर सकता है, यानी कि 50%, 75%, 80%, यानी टोटल वो जो स्पेस है वो जरूरी नहीं है कि टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो रिलेशन आपको दिया गया ये आपको मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए टोटल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, यानी 100% ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो कम से कम तो आपको 80, 90, 70, 50 जो भी अरेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड का फार्मूला निकालना होगा। ठीक है, आपको मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हो के मायूस ना यो शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना यो शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक कदम पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक कदम पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। इसलिए आप धीरे धीरे ही सही आप अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपका जो भी एम है, जो भी आपने उद्देश्य बनाया है वो आसानी से आपको प्राप्त हो। क्योंकि फास्ट चलने पे भूलने की संभावना बढ़ जाती है, और धीरे धीरे रेगुलरिटी जिंदगी में सक्सेस होने का एक सबसे बड़ा की है डिसिप्लिन विथ रेगुलरिटी, यानी रेगुलरिटी के साथ साथ डिसिप्लिन में अगर आप रहते हैं तो सक्सेस का ये सबसे बड़ा की है। तो आपको जो मैंने बताया कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे ही जो भी हमने आपको बताया है उसमें आपको जो भी अच्छा लगता है उसको आप अपने नोटबुक में नोट करें और उसको स्टडी करते रहें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।